हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट पर रिलेट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है H3PO4 व्हेन न्यूट्रलाइज टू HPO4-2। मीन्स देखिए, ये H3PO4 है और यह न्यूट्रलाइज हो रहा है टू H पॉजिटिव प्लस HPO4-2 में। तो यहाँ टू पॉजिटिव आयन और यहाँ टू निगेटिव आयन्स हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ से टू H पॉजिटिव आयन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और यही H पॉजिटिव क्या कहलाता है, इस एसिड की बेसिसिटी कहलाता है। और बेसिसिटी ही क्या होता है, यन फैक्टर होता है। तो इसका जो यन फैक्टर आएगा वह कितना आ जाएगा, तो वह होगा 2, ठीक है। तो यहाँ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस की संख्या 2 है। मीन्स इस एसिड की जो बेसिसिटी है वह 2 है और यही बेसिसिटी यन फैक्टर कहलाता है। तो यन फैक्टर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस एसिड का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H3PO4। तो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो 1 आता है, फास्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। तो ये 3 प्लस 31 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो ये टोटल 64 आ जाएगा और इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी वह 98 आ जाएगी। तो ये 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा H3PO4 का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास 98 है और एन फैक्टर इसका 2 है। तो टोटल इक्विवेलेंट मास आएगा 49। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है HClO4। इसका हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो इसमें देखिए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो HClO4 से हमें ओनली 1 H पॉजिटिव मिल सकता है। मीन्स इसका जो एन फैक्टर आएगा वह आ जाएगा 1। तो HClO4 में केवल 1 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है। मीन्स इसका जो एन फैक्टर होगा वह केवल 1 आएगा। अब हम लोग HClO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HClO4, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, Cl 1 है तो इसका 35.5 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 4 इंटू 16। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 36.5 प्लस 64 इंटू 16 की जो वैल्यू आती है वह 64 आता है। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 100.5। इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास जो है वह 100.5 है और एन फैक्टर 1 है। मीन्स इसका इक्विवेलेंट मास जो आएगा वह 100.5 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NaIO3 when reduced to I negative ions। तो देखिए, NaIO3 यह किस में रिड्यूस हो रहा है, I नेगेटिव आयंस में रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर आयोडीन का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो सोडियम का +1 होता है, आयोडीन का हम लोग X मान लेते हैं। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इक्वल टू 0। इस पूरे कंपाउंड में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा है तो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ +1 प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की जो वैल्यू आ जाएगी वह +5 होगी। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा। तो +5 से देखो -1 में जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 6 है, ठीक है। कैसे 6 होगा, तो देखिए, ये 0 हो गया और ये -1 हो गया, A1 A2 A3 A4 और A5। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6
तो +5 से -1 में जाने पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वह 6 आएगा, और जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आते हैं वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ एन फैक्टर जो आएगा वह 6 होगा। तो यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही इसका एन फैक्टर कहलाएगा, तो इसका एन फैक्टर 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग NaIO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaIO3, तो सोडियम का 23 होता है, आयोडीन का 127 होता है, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है, तो 3 इंटू 16, तो 23 प्लस 127 ये आ जाएगा 150, और प्लस 48, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 198। 198 ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर 6 है, तो 198 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये टोटल आ जाएगा 33। तो NiO3 का जो इक्विवेलेंट मास होगा वह 33 आएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaIO3 व्हेन रिड्यूस टू I2। अब यहाँ पर देखिए NaIO3 किसमें रिड्यूस हो रहा है? I2 में रिड्यूस हो रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, +5 से 0 में जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा यहाँ पर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वह आ जाएगा 5। कितने का चेंज आ रहा है? 5 का आ रहा है। सो इसका एन फैक्टर जो आएगा वह कितना आ जाएगा? तो वह होगा 5। अब इसका हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaIO3 इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ निकाला है 198 होता है, अपॉन 5। तो इस टोटल की जो वैल्यू आएगी वह होगी 39.6। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AlOH का होल थ्राइस। तो इस AlOH के होल थ्राइस का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो देखिए, जब ये AlOH का होल थ्राइस ब्रेक होगा तो Al+3 नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। यह बेस है और यह इसका एसिडिटी कहलाएगा, और एसिडिटी ही क्या होता है? एन फैक्टर होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? तो वह होगा 3। कितने OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं? 3, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 3 आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वह 27 होता है, और 3 OH का कितना होगा? तो देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 17, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 78। कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा, यह इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ AlOH का होल थ्राइस जो आएगा वह होगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास 78 है, उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एन फैक्टर जो है वह 3 है। तो इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी 26, मीन्स AlOH के होल थ्राइस का जो इक्विवेलेंट मास होगा वह 26 होगा। लास्ट क्वेश्चन है SO2 टू SO4-2। तो यहाँ देखिए, SO2 है, SO2 से SO4-2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट EX मान लेते हैं। 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है और इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है, तो इक्वल टू 0। तो X-4 इक्वल टू 0। तो X की जो वैल्यू आ जाएगी वह +4 होगा, मीन्स इस पर जो चार्ज आएगा वह +4 का चार्ज आएगा। और इसमें देखो, सल्फर का हम लोग Y मान लेते हैं, 4 ऑक्सीजन है तो 4-2 इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 4-8 इक्वल टू -2। तो y की जो वैल्यू आएगी वह होगी -2 प्लस 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी +6। तो ये +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा है
वह 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है? 2 का। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर? एन फैक्टर आ जाएगा 2। अब हम लोग SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इक्वल टू होगा, देखिए सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, 2 इंटू 16, तो 32 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 64। ये पूरा इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ SO2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, तो मॉलिक्यूलर मास 64 है अपॉन एन फैक्टर, तो एन फैक्टर 2 है। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो टोटल वैल्यू 32 आ जाएगी। मीन्स SO2 का जो इक्विवेलेंट मास होगा वह 32 ग्राम आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 26 ग्राम आएगा, और यहाँ पर भी ये 33 ग्राम आएगा, और ये 39.6 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।